Hello everyone, this is Dr. Salahuddin Shinwari, your physiology teacher. Okay guys, today we are going to have discussion on the second part of chapter number 3 cell organelles. लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़े थे, इस क्लास में हम इंशाल्लाह ऑर्गेनेल्स के चैप्टर को एंड करेंगे. Okay guys, the next organelle we need to discuss is peroxisome. peroxisome, ठीक है गाइज. peroxisome के बारे में याद रखें. peroxisome generally associated with modification and destruction. स्पेलिंग पर देख ले, हमसे अक्सर गलत हो जाता है. Generally associated with modification and destruction of hydrogen peroxide. ठीक है, जो peroxisome है ये जनरली इन्वॉल्व होता है किस चीज में? modification and destruction of hydrogen peroxide which is H2O2. ठीक है, रिमेंबर ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इट इज अ फ्री रेडिकल. ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है? ये एक फ्री रेडिकल है. ठीक है, दूसरा डिस्ट्रक्शन of this H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड occurs in peroxisome. ठीक है, इसकी डिस्ट्रक्शन कहां पे होती है? पेरोक्सिसोम में होती है. किसके थ्रू? विथ हेल्प ऑफ एन एंजाइम. ये एक एंजाइम के साथ होता है. विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड, एनीवन कैन टेल मी? कैटालेज. ये एक एंजाइम के साथ होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? कैटालेज. ठीक है, रिमेंबर peroxisome generally associated with modification and destruction of the hydrogen peroxide. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ फ्री रेडिकल. इसकी डिस्ट्रक्शन हमारे पास पेरोक्सिसोम में होती है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज कैटालेज. ठीक है, ये जो कैटालेज है इसके बारे में याद रखे. कैटालेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ड्रग फॉर्म. ये जो कैटालेज है ये हमारे पास ड्रग फॉर्म में भी प्रेजेंट है. ठीक है, मेडिसिन में इन द फॉर्म ऑफ सूडो कैटालेज. इन द फॉर्म ऑफ सूडो कैटालेज. ठीक है, कैटालेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ड्रग फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सूडो कैटालेज. ये ड्रग फॉर्म ऑफ कैटालेज किस चीज में यूज होता है? इट इज यूज्ड इन अ डिजीज. यूज्ड इन अ डिजीज कॉल्ड विटिलिगो. ये विटिलिगो डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है. ठीक है, this vitiligo disease is because of certain free radicals. ठीक है, ये जो विटिलिगो डिजीज है ये बिकॉज ऑफ सर्टेन फ्री रेडिकल्स हो जाता है। ठीक है, विटिलिगो जो है
याद रखे दिस डिजीज इज, इस डिजीज में क्या होता है, इसमें हमारे पास स्किन पिगमेंटेशन होती है, ठीक है, इस डिजीज के अंदर। और ये स्किन पिगमेंटेशन किसकी वजह से होता है, फ्री रेडिकल्स की वजह से। और इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैटालेज को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सूडो कैटालेज, ठीक है। सो पेरोक्सिसोम का पहला काम क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दूसरा याद रखे पेरोक्सिसोम जो है हमारे पास कराता है क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, ये हमारे पास क्या कराता है, ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। क्लियर। ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है और लॉन्ग और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, इसकी ऑक्सीडेशन जो है हमारे पास अकर्स विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, ये एक एंजाइम के थ्रू होता है which is known as, can anyone tell me? The enzyme name is phytonic acid oxidase enzyme, ठीक है। The oxidation of long chain fatty acid and very long chain fatty acid occur with the help of an enzyme known as phytonic acid oxidase enzyme. Clear? ठीक है, दिस इज phytonic acid oxidase. नेक्स्ट, इफ अ पर्सन, अगर किसी में इस phytonic acid oxidase एंजाइम की डिफिशियंसी आ जाती है, ठीक है, अगर इसकी क्या आ जाए, डिफिशियंसी, सो डिफिशियंसी ऑफ phytonic acid oxidase enzyme. Enzymes are proteins that act as biological catalysts by accelerating chemical reactions. Do you want me to keep reading? Sorry guys, my Siri is very active. Okay. Deficiency of phytonic acid oxidase enzyme cause a disease called Refsum's disease. ठीक है, so remember about the peroxisome, it helps in destruction of free radicals and it helps in the oxidation of long chain and very long chain fatty acid. Clear? Okay, now we have a next type which is very familiar, mitochondria. ठीक है, before to start mitochondrial functions, let me tell you about the structure of mitochondria. Structure. For example, we have a mitochondria. This is mitochondria, just a general structure. This mitochondria having two membranes. One is called outer membrane and the second one is called inner membrane. ठीक है, so I'll say this is outer membrane, this one is inner membrane. ठीक है, the distance between
inner and outer membrane is intermembrane space. Intermembrane space, ठीक है। याद रखे जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है इसकी ये जो फोल्डिंग है, द फोल्डिंग ऑफ दिस इनर मेम्ब्रेन, these folding of inner membrane is called cristae. This is called what? Called cristae. और remember कि these cristae contain a special type of enzyme for oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation, ठीक है। अब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कैसे कहते हैं, वी विल डिस्कस इट, ठीक है। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वेरी सिंपल। नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया is generally associated with energy production. ये मेनली हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज नोन एज what? Powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell, ठीक है। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये किस फॉर्म में होता है, एटीपी फॉर्म में होता है, क्लियर। ये जो एटीपी जिस प्रोसेस के थ्रू, ये एटीपी जनरेशन जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ठीक है। सो एटीपी प्रोडक्शन इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ठीक है। जनरेशन, ठीक है। और इस ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है दे आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टी विच इज द फोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लियर। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया also play role in what? In program cell death, ठीक है, which is known as apoptosis, ठीक है। So these are the function of mitochondria, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज जनरली एसोसिएटेड विद द एनर्जी प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। एंजाइम फॉर दिस ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज प्रेजेंट इन द क्रिस्टी व्हिच इज द फोल्डिंग ऑफ इनर mitochondrial membrane. Mitochondria also helps in play role in the programmed cell death which is known as apoptosis. Clear up to this? Very good. Now we are going toward the last one which is known as nucleus, which is known as nucleus, ठीक है। अब ये तो आप सब जानते हैं कि जब हम जूनियर और सीनियर क्लासेस में होते थे तो तब हमें सिखाया जाता था साइंस में प्रोक्रियाटिक सेल एंड यूक्रियाटिक सेल,
Remember, pro means before, karyan means nucleus, u means true, karyan means nucleus. Prokaryotic cells have no nucleus, eukaryotic cells have nucleus. So number first sentences के बारे में वही लेके, क्योंकि उनको हमें बोलना नहीं चाहिए, याद रखें. न्यूक्लियस, it is present in all eukaryotic cells. It is present in all eukaryotic cells. ठीक है. Next, nucleus contain chromosomes. ठीक है. अब remember, these chromosomes are made from DNA. ठीक है. रिमेंबर, DNA जो है, इट इज wrapped by a protein which is known as histone. उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोन कहते हैं. सो DNA is wrapped by a protein known as histone. This structure, which is formed by the combination of DNA and histone, this is known as chromatin. इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमाटिन कहते हैं. ठीक है. ये क्रोमाटिन जो है, इट इज रेप्लिकेटेड मल्टीपल टाइम, और इसकी ये रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियोसोम कहते हैं. ठीक है. नाउ ये जो डीएनए है, remember, this DNA contains gene. ठीक है. and you guys know कि genes are the unit of heredity. ठीक है. genes are the unit of heredity. इसके अलावा याद रखें, न्यूक्लियस जो है, इसके हमारे पास दो मेम्ब्रेन होते हैं. न्यूक्लियस contains two membranes. Same is like mitochondria. Nucleus also contain two membranes. One is called outer membrane and the second one is called inner membrane. ठीक है. अब याद रखिए, we will say कि this is inner membrane and it is outer membrane. Inner nuclear membrane and it is outer nuclear membrane. ठीक है. and here we have a nucleus. अब कहते हैं कि जो भी सब्सटेंस चाहता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर जाए, तो उन्होंने क्या करना है? इन दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है. ठीक है. सो एनी सब्सटेंस कैन गो इनसाइड द न्यूक्लियस एंड कैन गो आउटसाइड द न्यूक्लियस with the help of a structure, with the help of a structure. इस स्ट्रक्चर के थ्रू वो इनसाइड आउटसाइड जा सकते हैं, which is known as, this structure is known as nuclear pores complex, which is shortly formed as NPC. ठीक है. Any substance
जो चाहता है कि मैंने न्यूक्लियस के अंदर जाना है या मैंने न्यूक्लियस से बाहर आना है, तो वो एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स के थ्रू अंदर जाएंगे और उसी से वापस बाहर आएंगे, और वो कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? एनपीसी, न्यूक्लियर पोर्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो एनपीसी है इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के प्रोटीन होते हैं। इसके अंदर कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं? दो किस्म के। एक को हम कहते हैं एक्सपोर्टीन, एक प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्टीन। दूसरे प्रोटीन को हम कहते हैं एम्पोर्टीन्स। एक्सपोर्टीन्स एंड एम्पोर्टीन्स, यार ये तो सिंपल सी वर्ड है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कोई चीज अगर चाहता है कि उसने इनसाइड जाना है तो वो विद द हेल्प ऑफ एम्पोर्टीन जाएगा, और जो चाहता है कि बाहर जाना है तो इसने एक्सपोर्टीन यूज करना है। So importin, exportin proteins are present in the nuclear pore complex, and the function of importin and exportin to import substances into the nucleus and outside the nucleus. Clear up to this? Very good. Next, एक चीज याद रखिए, ये जो एक्सपोर्टिन है और इम्पोर्टिन है, ये सिर्फ और सिर्फ उन सब्सटेंस को अंदर लेके जाएगा और अंदर से बाहर लेके जाएगा जिनके पास, जिन सब्सटेंस के पास लाइसेंस होगा। समझ आ रही मेरी बात? इम्पोर्टिन एक्सपोर्टिन का काम यह है कि वो चीजों को अंदर लेके जाएगा और अंदर से बाहर लेके आएगा, ये प्रोटीन्स, बट सिर्फ उनको जिनके पास लाइसेंस है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो उन सब्सटेंस जो है वो इनको अंदर न्यूक्लियस में नहीं लेके जाते हैं। और दैट लाइसेंस is known as nuclear localizing या न्यूक्लियर लोकलाइज सीक्वेंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NLS। जिन भी सब्सटेंस के पास NLS होगा, यानी ये लाइसेंस होगा, उन सब्सटेंस को एक्सपोर्टिन एंड इम्पोर्टिन रिकॉग्नाइज करेगा और वो उन सब्सटेंस को विद द हेल्प ऑफ एनपीसी न्यूक्लियस के अंदर लेके जाएगा। क्लियर अप टू दिस? वेरी सिंपल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। आई डोंट थिंक सो कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रह गया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस हो गए हैं। ओके, now we are going toward another concept, the last concept of this chapter. Okay, remember guys, we have a structure known as DNA. ठीक है, DNA को तो सब जानते हो। क्लियर? अब ये डीएनए हमारे पास क्या करता है? दिस डीएनए प्रोड्यूस आरएनए। डीएनए प्रोड्यूस व्हाट? आरएनए विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। नोन एज व्हाट? नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ये आरएनए हमारे पास जाती है कहां पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। और वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये आरएनए हमारे पास बनाता है प्रोटीन्स, ठीक है। डीएनए with the help of transcription produce RNA, RNA goes to endoplasmic reticulum where it produce proteins, ठीक है। अब रिकॉल करें प्रीवियस टॉपिक को। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है तो ये प्रोटीन कहां पे जाता था फिर? याद है? दिस प्रोटीन विल बी ट्रांसफर्ड इनटू Golgi apparatus,
It will be transferred to Golgi apparatus. जब प्रोटीन गोल्गाई apparatus में आता था तो उसके साथ क्या होता था, याद है? इसके साथ हो जाता था क्या? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन और दूसरा सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन. कहां पे? गोल्गाई apparatus में. ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है, अब जब प्रोटीन गोल्गाई apparatus में आता था वो उसके साथ क्या करते थे? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, इस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन कराते थे, याद है, बाय हेल्प ऑफ द ग्लाइकोजिलेशन, और साथ साथ सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन करता था. ठीक है, अब रिमेंबर, जब ये प्रोसेस गोल्गाई apparatus में कंप्लीट हो जाता था, these proteins converted to a form known as vesicles. याद है, गोल्गाई apparatus वेसिकल प्रोड्यूस करता था. एंड रिमेंबर कि these vesicles produced whenever needed. ठीक है, so produced, these vesicles will be produced whenever it needed. ठीक है, so this whole process where their DNA is converted to RNA with the help of transcription, then endoplasmic reticulum with the help of translation produce proteins goes to Golgi apparatus where that post translation modification happens and sorting of protein happens and then converted into vesicle. These vesicles are released whenever it needed. This whole process, this whole scenario called what? That called center dogma of life. Central dogma of life. ठीक है, इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा ऑफ द लाइफ. क्लियर हो गया? सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट the end of chapter number 3. Inshallah, in next class we are going to discuss the next chapter of general physiology. So तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. Thank you so much.